नमस्कार बेटे। टुडे वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज वाटर इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में जल। एंड बेटा वी विल डिस्कस selected topics in this chapter because some topics are deleted from your syllabus। हमें इसमें से कुछ ही प्रकरण लेने हैं, बाकी आपके सिलेबस में से रिमूव कर दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि वाटर जो है एटमॉस्फेयर के अंदर वो किन किन फॉर्म्स के अंदर होता है। और हमें पता है कि मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर कम्स थ्रू द इवापोरेशन। ठीक है, आपके वाष्पीकरण के कारण ही आपका मॉइस्चर जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में आता है उसके दौरान। और कहाँ से? फ्रॉम द वाटर बॉडीज एंड इट इज प्रेजेंट इन ऑल द थ्री फॉर्म्स। ये तीन रूपों में होता है। वो तीन रूप कौन से हो गए बेटा? सॉलिड एंड द सेकेंड लिक्विड, थर्ड वन गैसेस। ठीक है ना, वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन थ्री फॉर्म्स। तीन रूपों में जल विद्यमान है। सॉलिड हो गया बेटा आपका ठोस, लिक्विड हो जाएगा तरल, और गैसेस हो गया गैस। ठीक है, सॉलिड फॉर्म के अंदर क्या होगा? जब ये आपका आइस क्रिस्टल्स में होगा, हिमकणों के रूप में। ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म होगी, ठोस अवस्था। लिक्विड या तरल कब होगा बेटा? वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, जब ये जल की बूंदों के रूप में है। ठीक है, और नेक्स्ट गैसेस कब होगा बेटा? जल वाष्प, वाटर वेपर्स, जब ये वायुमंडल में जलवाष्प या एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स के फॉर्म या रूप में है। तो आपकी ये तीन होंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। एटमॉस्फेयर के अंदर बेटा आपकी 0 to 4% प्रोपोर्शन जो है वो आपका इनका होता है, मतलब 0 से लेकर और आपके 4% तक। और इट इज़ द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द एटमॉस्फेयर इन डिटरमाइनिंग द वेदर एंड क्लाइमेट। उसको डिटरमाइन या निर्धारण करने में इनकी अपनी भूमिका या रोल होता है। लेना बेटा क्या इसकी इम्पोर्टेंस। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं किसके महत्व की, कि इनकी भूमिका या इनके महत्व जो हम यहाँ बात कर रहे थे, तो आपके जो भी वाटर है एटमॉस्फेयर के अंदर जो है, तो वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कोजेस प्रेसिपिटेशन, ये वर्षण में सहायक है। वर्षण का मतलब कुछ भी आसमान से बरसना, समथिंग हेडलॉक फॉल डाउन ना। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बारिश ही, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स ही हो, वर्षा की बूंदें, सॉरी जल की बूंदें ही नहीं, वो ओस भी हो सकता है, फॉग भी हो सकता है, या हेल स्टॉर्म भी हो सकता है, मतलब पाला, तुषार, ओला या पानी की बूंदें, किसी भी फॉर्म या स्नोफॉल, वो आपकी क्या है? प्रेसिपिटेशन है। तो फर्स्ट तो ये कि वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कॉजेज प्रेसिपिटेशन। ठीक है ना। दूसरा बेटा ये आपका काम करता है एक्ट एज ए रेगुलेटर ऑफ हीट। ऊष्मा के नियंत्रक के रूप में भी ये काम करता है। कौन? वाटर वेपर, क्योंकि एब्सॉर्ब करती है रेडिएशन को एंड इज ए रेगुलेटर ऑफ हीट यूजेस फ्रॉम द अर्थ। कि पूरी तरह से एब्सॉर्ब भी नहीं करना और रेडिएट भी नहीं करना। अगर पूरा एब्सॉर्ब कर लेंगे तो अर्थ बहुत ज़्यादा वार्म हो जाएगी, हीट है ना। और अगर रेडिएट पूरा ही कर देते हैं तो बहुत ठंडी रहेगी, मतलब उस पर इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो जो बैलेंस बना रहता है, ठीक है ना, वो इसके कारण तो रेगुलेटर ऑफ हीट का भी काम करता है, नियंत्रक के रूप में काम करता है। ठीक है, एक जो भी आपके वाटर मॉलिक्यूल्स या जो जल के अणु होते हैं, उनके अंदर टेंडेंसी होती है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की। वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स या अणु जो है वो बड़ा रूप ले लेते हैं। तो वो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में बेटा, या ड्यू के रूप में, या मॉइस्ट के रूप में, ठीक है ना, या आपके स्नो के रूप में। ठीक है, तो हम इसमें बेटे धरातल पर आ जाते हैं, मतलब आपकी होंगे बेटा फॉग, या आपका मिस्ट, या फिर आपका स्नो, या आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, इससे हमारे लिए वाटर वेपर जो है वो अपने मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए, क्लाइमेट या वेदर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो बेटा हमें इस चैप्टर में करना है। देखिए एक बार बेटा वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स। हमें इन टॉपिक्स को इसमें हम करेंगे। फर्स्ट आपका है इवापोरेशन, हिंदी में हो जाएगा बेटा वाष्पीकरण। ठीक है, और आपका वाष्पीकरण का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर, पानी के बदलने का रूप। ठीक है ना, किसमें? आपके लिक्विड टू गैसेस में। द प्रोसेस बाय विच वाटर इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लिक्विड टू वाटर वेपर। या फिर गैस, मतलब पानी जो है वो आपकी तरल अवस्था से और बेटा आपका परिवर्तित होता है किसमें? गैस में या फिर
जल वाष्प। जैसे आप पानी को उबालते हो तो उबालने पर आप देखो उसमें स्टीम या भाप से निकलती है, तो आपके क्या हो गया, गैस फॉर्म हो गया। और आपको पता है जब गैस फॉर्म के अंदर आता है तो वो लाइट वेट हो जाता है, तो वो आपका इवापोरेशन हो गया। कंडेंसेशन होता है बेटा संघनन, ठीक है ना। इसमें आपका है लिक्विड टू वाटर वेपर्स। अब आपका कन्वर्ट जो होगा कंडेंसेशन के अंदर वो आपका किससे होगा, वाटर वेपर या फिर गैस से, ठीक है ना। और आपका कन्वर्ट होगा किसमें बेटा, आपका लिक्विड में भी हो सकता है और सॉलिड में भी हो सकता है। हम ये कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड। ठीक है, गैस से बेटा और आपका चेंज हो रहा है किसमें, लिक्विड में या सॉलिड। लिक्विड में तो कब, जब आपकी बारिश होती है, वर्षा होना, कि आपका गैसेस फॉर्म में कंडेंसेशन या संघनन हुआ और संघनन के कारण आपके क्या वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में वो धरातल पर आ गए। तो इसका मतलब बेटा वो किस रूप में हो गया, आपका तरल अवस्था में हुआ ना, पानी की बूंदे, ठीक है। और जब हम सॉलिड की बात करते हैं, ठोस की, तो आपके तरल में परिवर्तित ना होकर और आपका वो किस रूप में हो रहा है, ठोस। ठोस तब आपके आइस क्रिस्टल्स के रूप में, ओलो के रूप में, बर्फबारी के रूप में, तो आपका वो कौन सी होगी, ठोस अवस्था में होगी। ठोस की बजाय आप यहाँ लिख सकते हैं आपका स्नो बाय आइस क्रिस्टल्स, ठीक है। क्लाउड्स भी हम इसके बात करेंगे, आपके बादल या फिर बादलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, वो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। एंड द नेक्स्ट वन प्रेसिपिटेशन होता है बेटा वर्षण। ये हो गया आपका बेटा बादल, ठीक है ना। वर्षण मैंने आपको बताया था बेटा, प्रेसिपिटेशन जो है वो रेनफॉल नहीं होता है। माइंड इट बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, आपको ध्यान रखना है वर्षण और वर्षा दोनों अलग अलग हैं। रेनफॉल इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, वर्षा जो है वो इसी का एक रूप है, परंतु प्रेसिपिटेशन और वर्षा सेम नहीं है, अलग अलग है। प्रेसिपिटेशन एक आपका लैटिन वर्ड है प्रेसिपिटेशियो, जिसका मतलब जो होता है समथिंग या हेड डाउनफॉल, हेड लो फॉल डाउन, मतलब कोई भी चीज़ जो है वो आपकी क्या, बरस गिरना, ठीक है ना। हेडलोम फॉलिंग डाउन का मतलब ऊपर से गिरना। अब ये ऊपर से गिर किसी भी रूप में सकता है, कि हम ये कहें कि ये स्नोफॉल के रूप में है, बर्फ की बूंदों के रूप में गिर रहा है, ठीक है ना। ये भी आपका क्या है, प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है ना। ये हेलफॉल भी हो सकता है, ओलो के रूप में, ठीक, रेनफॉल पानी की बूंदों के रूप में। तो फॉर्म्स है वो आपकी क्या अलग अलग होगी, स्नोफॉल कह लें, हेलफॉल कह लें, या स्लीट कह लो। स्लीट जिसमें दोनों चीज़ें होती है कि बर्फबारी भी होती है और बर्फबारी के साथ साथ बेटा आपकी सही वृष्टि बूंदे भी कहते हैं, पानी की बूंदे भी और बर्फ के कण भी। तो बर्फबारी हो गया या ओलों का गिरना या वर्षा बेटा, ये आपकी सही वृष्टि। तो ये सारी जो है ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये वर्षण के रूप है। तो वर्षा है वो इसका एक रूप है, प्रेसिपिटेशन का मतलब ही वर्षा नहीं होता, ठीक है ना। इसका मतलब कुछ भी आसमान से गिरना है, बरसना, तो हेडलॉक फॉलिंग डाउन है वो आपका प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन लैटिन वर्ड से लिया गया है। हमें इन सब के बारे में इसमें अध्ययन करना है चैप्टर में। देखिए वी विल टेक वन बाय वन। बेटा वी विल टेक फर्स्ट इवापोरेशन, वाष्पीकरण। और अभी हमने क्या था कि वाष्पीकरण यहाँ पर क्या था, द प्रोसेस बाय विच वाटर इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लिक्विड टू वेपर और गैसियस फॉर्म। पानी जो है, ठीक है ना, वो आपका कन्वर्ट होता है या परिवर्तित होता है तरल से बेटा गैस अवस्था में या जल वाष्प के अंदर, तो उसी को हम वाष्पीकरण या फिर आपका इवापोरेशन कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इवापोरेशन जो है बेटा, या हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स या कन्वर्ट या चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, ये स्थान स्थान पर और समय समय पर परिवर्तित होती रहती है, सेम नहीं रहती कि किस स्थान पर और किस समय इवापोरेशन ज़्यादा होगा, किस स्थान पर और किस समय इवापोरेशन या वाष्पीकरण की मात्रा, मतलब रेट ऑफ इवापोरेशन हो आपका डिक्रीज या कम या लो होगा, ठीक। तो यहाँ हम क्या कुछ फैक्टर्स लेते हैं, ठीक है ना। वी विल डिस्कस सम फैक्टर्स दैट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ इवापोरेशन, जो प्रभावित करते हैं या प्रभाव डालते हैं किसके ऊपर, वाष्पीकरण पर। ना देखिए फर्स्ट देखिए बेटा आपका टेम्परेचर, तापमान, बहुत आसान है, मतलब यूँ कह सकते हो कि इतना इजी बेटा आपको पता है कि अगर गर्मी ज़्यादा होती है तो इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। गर्मी कम या हीट कम होगी तो इवापोरेशन कम होगा। छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो बच्चे कि आप पानी अगर गर्म करते हो, गैस कम कर देते हो तो हीट कम मिलेगी, तो पानी धीरे धीरे कम गर्म होता है, तो आपका ऊपर जो स्टीम या जो भाप आती है वो भी कम होगी। अगर आपने उसे तेज कर दिया है तो हीट ज़्यादा मिल रही है, तो उसके कारण आपका पानी बॉयल होता है,
और जब वो गर्म हो जाता है, उबल जाता है, तो आप ये देख लो कि उसके अंदर से वाटर वेपर्स आपको साफ नजर आ रही है। अगर आप हाथ रखते हो तो भी आपको लगता है जल जाएगा। तो यहाँ भी ऐसा ही है, ठीक है ना। जिन एरियाज के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि रेट ऑफ इवापोरेशन भी हाई होगी, ठीक है। तापमान ज़्यादा तो वाष्पीकरण की दर है वो भी ज़्यादा होगी। अब हमें ये देखना है बेटा कहाँ पर ये ज़्यादा होगा, कहाँ पर ये कम होगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट लेंगे आपका ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है। अगर हम ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात करते हैं, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बेटा टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इट मीन्स वहाँ रेट ऑफ इवापोरेशन भी बेटे ज़्यादा होगा ना बच्चे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं पोलर की, ध्रुवीय क्षेत्रों की, तो बेटा वहाँ टेम्परेचर आप ही बता दीजिए कम होगा ना, लो, और रेट ऑफ इवापोरेशन भी बेटा लो, ठीक। ये हो गया आपका आपका एक एरियाज। हम रेट ऑफ इवापोरेशन ले रहे हैं किसके साथ, एरियाज के साथ में, कि किन स्थानों पर। अब हम बात करते हैं दूसरी। अगर हम ये कहें कि डे या नाइट, रात और दिन की, तो डे मतलब ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो बेटा रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा है ना। और ऐसे ही हम करते हैं नाइट, ड्यूरिंग द नाइट टाइम, रात के समय या रात्रि के समय, टेम्परेचर बेटा सूरज नहीं उगेगा ना, मतलब सूरज रहेगा पर हीट नहीं मिलेगी। हम ये नहीं कहते कि सूरज नहीं, हम घूम रहे हैं तो हम उसके अपोजिट साइड में आ गए ना। तो नाइट टाइम में आपके क्या टेम्परेचर कम, तो बेटा रेट ऑफ इवापोरेशन भी कम होगा, ठीक। ऐसे ही आप एक को ले सकते हैं विंटर एंड समर्स। विंटर्स में आप बताइए टेम्परेचर लो, रेट ऑफ इवापोरेशन ऑल्सो लो ना। और अगर हम समर्स की बात करें तो बेटा हालांकि अलग अलग हेमिस्फीयर में अलग अलग होगा ना ये समर्स और विंटर्स, ठीक है ना, वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर चैप्टर्स। तो समर्स की हम बात करें तो बेटा टेम्परेचर ज़्यादा, तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा, इसी है ना। आप बस ये याद रखो, जहाँ तापमान ज़्यादा होगा उस स्थान के ऊपर आपका वाष्पीकरण की दर भी ज़्यादा होगी। अब थोड़ा सा और याद करने की कोशिश करेंगे कहाँ ज़्यादा होगा। चाहे डायरेक्ट सन रेज है तो बेटा ट्रॉपिकल एरियाज में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होगा, कम होगा ध्रुवीय क्षेत्रों में, ठीक है ना। डे टाइम के अंदर ज़्यादा होगा और समर्स में आपका ज़्यादा होगा। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ज़्यादा तो आपका वाष्पीकरण भी ज़्यादा, मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे, एक ज़्यादा तो दूसरा भी ज़्यादा। अगर टेम्परेचर कम है तो आपका वाष्पीकरण भी कम, दोनों में सीधा संबंध है, ये ध्यान रखना है। तो कम कहाँ होगा, पोलर में, नाइट में एंड समर सीजन। सिंपल फर्स्ट, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड बेटा, आपके ड्राइनेस ऑफ एयर, वायु में एंड शुष्कता या वायु की शुष्कता, ठीक है ना। वो कितनी शुष्क है, उसमें कितनी ड्राइनेस है। तो आप ये ध्यान रखना कि जितनी ज़्यादा आपकी एयर ड्राई होगी, मतलब एयर में ड्राइनेस जितनी ज़्यादा होगी, तो कैपेसिटी टू ऑब्सॉर्ब मॉइस्चर जो है वो भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। क्योंकि आपकी जो ड्राई एयर है उसकी क्वालिटी या टेंडेंसी कह लो आपकी अब्सॉर्बिंग एंड रिटेनिंग वाटर वेपर एज कम्पेयर टू वेट एयर, इसकी ज़्यादा होती है। सो द इवापोरेशन बाय ड्राई एयर इज लार्जर देन दैट बाय वेट एयर, कि इसकी कैपेसिटी अब्सॉर्ब करने की ज़्यादा होगी, इसलिए इवापोरेशन भी आपका ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जहाँ एयर आपकी है ड्राई है उन एरियाज के अंदर। आप ऐसे भी ले सकते हो बेटा, रेनी सीजन जब होता है जैसे आपका अब है, ठीक है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी मॉइस्चर होता है, तो आपके रेनी सीजन के अंदर आपकी एयर जो है वो मॉइस्ट एयर होती है, ठीक है ना। बरसात का मौसम या फिर आपकी वर्षा ऋतु जो होती है उसके अंदर मॉइस्ट एयर है और ड्राई नहीं, तो मॉइस्ट एयर है तो उसकी कैपेसिटी है अब्सॉर्ब करने की भी कम होगी, इसमें पहले से ही है मॉइस्चर, तो कम होगी, तो इसलिए इवापोरेशन जो है वो भी आपका कम होगा, ठीक है। अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है। कई बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि मैडम हमने कहा था टेम्परेचर जहाँ पर ज़्यादा होता है इवापोरेशन ज़्यादा होता है, इट मीन्स आपके जो डेजर्ट एरियाज़ हैं तापमान ज़्यादा होता है, तो डेजर्ट एरिया के अंदर इवापोरेशन ज़्यादा होगा। बेटे इवापोरेशन के लिए पानी का मतलब वाटर बॉडीज़ का होना भी जरूरी है, जल की अधिकता भी आसपास हो, तो पहले ही रेगिस्तान है बेचारा, ठीक है ना। अब मरुस्थल है तो मरुस्थल में पानी तो वैसे ही नहीं, तो वाष्पीकरण किसका करोगे आप, रेत का, ठीक है ना। वाष्पीकरण हम जो बात करें वो क्या, लिक्विड फॉर्म को हम कन्वर्ट कर रहे हैं ना, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसमें, गैसियस फॉर्म के अंदर वेपर, तो लिक्विड तो है ही नहीं बच्चे। जब लिक्विड है ही नहीं तो फिर आपको वो चेंज कैसे होगा। तो यहाँ डेजर्ट है इस एक्सेप्शन में आते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा होने के बाद भी ड्यू टू या फिर लैक ऑफ द
मॉइस्चर या लैक ऑफ वाटर बॉडीज, वहाँ पर आपका रेट ऑफ इवापोरेशन है वो कम होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ड्राइनेस जितनी ज़्यादा होगी उसकी कैपेसिटी एब्सॉर्ब करने की ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर रेट ऑफ इवापोरेशन है वो भी आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, और जहाँ आपकी मॉइस्ट एरिया होगी वहाँ रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगी, क्योंकि वो पहले से ही मॉइस्ट आर्द्र है। ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी भी कम है। ये आपका है बेटा सेकंड। नाउ वी विल टेक क्लाउड्स हो गए आपके बादल, और हमने एक बार एक चैप्टर में किया था कि क्लाउड जो है बेटा एक्ट एज ब्लैंकेट, कंबल का काम करते हैं। ठीक है ना, आपकी जो आपकी सोलर रेडिएशन है, ठीक है ना, उनको रोकने के लिए, इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए, या फिर आप ये कह सकते हो जो रेडिएट होती है उनके लिए भी, दोनों के लिए, कि पूरी तरह से ना लौटने देना, पूरी तरह से ना अब्सॉर्ब कर पाना आपके लिए, तो वो काम यहाँ कौन कर रहे हैं, बादल कर रहे हैं। इसलिए क्लाउड्स आर, ये ब्लैंकेट है किसके लिए, फॉर द इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड ऑब्स्ट्रक्ट इवापोरेशन, दस क्लियर स्काई इज एसेंशियल फॉर इवापोरेशन, कि आपके लिए ज़रूरी है कि आपका आसमान अगर साफ रहेगा तो ही आपका इवापोरेशन ज़्यादा होगा। अगर बादल होंगे तो इसका मतलब रेट ऑफ इवापोरेशन है वो भी आपका कम होगा। देखिए इसमें हमने पॉजिटिव किया था ना, टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ आपके ड्राइनेस है एयर की तो ये ज़्यादा है। यहाँ उल्टा, अगर क्लाउड्स होंगे तो आपका रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगी, क्योंकि वो कंबल का काम करे ना, ऑब्स्ट्रक्ट, ये रुकावट बन रहे हैं मार्ग में आने में भी सूर्य की किरणों को, रेडिएट होकर जाने के अंदर भी, इसलिए यहाँ पर क्या रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगी जहाँ बादल रहेंगे। ठीक, ऐसे हम नेक्स्ट ले सकते हैं बेटा आपका फोर्थ, और फोर्थ है आपका साइज ऑफ वाटर बॉडीज। ठीक है, आपका जो भी आसपास जल है उस जल की मात्रा उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो जितना ज़्यादा जल होगा, मतलब हम ये कह सकते हैं ओशन है, सागर या महासागर, ऐसा आसपास कोई एरिया या रिवर है, ठीक है ना, तो अगर इसका साइज जितना ज़्यादा होगा लास्ट, तो उतना ही इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। अगर ये साइज बेटा कम होगा तो इवापोरेशन भी आपका कम होगा। ठीक है ना, क्योंकि इवापोरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, लिक्विड। ठीक है ना, और लिक्विड क्या, पानी, तो पानी कितनी मात्रा के अंदर है, तो आपका ज़्यादा एरिया अगर है तो आपका इवापोरेशन ज़्यादा है, अदरवाइज कम है। ये हो गया आपका साइज ऑफ वाटर बॉडीज। ठीक है, एक को ले सकते हैं हम फिफ्थ, मूवमेंट ऑफ एयर। ठीक है ना, हवा जो है उसकी गति के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर एयर के अंदर मूवमेंट होता है, क्योंकि रिप्लेस करती है बेटा सैचुरेटेड लेयर को विद द अनसैचुरेटेड लेयर। सैचुरेटेड लेयर जो है, सैचुरेटेड, जिसे हिंदी में हम कहते हैं बेटा संतृप्त वायु। सैचुरेटेड का मतलब जितनी कैपेसिटी है उस एयर के अंदर, उतनी कैपेसिटी मतलब पूरी क्षमता में वो अब्सॉर्ब कर लेती है। ठीक है ना, मॉइस्चर को, तो जितना है आप फुल जिस अपनी कैपेसिटी के अंदर अब्सॉर्ब कर लेना, तो वो एयर सैचुरेटेड कहलाती है। अनसैचुरेटेड मतलब जो खाली है। ठीक है ना, अब उसकी कैपेसिटी है किसको, अब्सॉर्ब करने की मॉइस्चर को। तो यहाँ पर जब अगर एयर के अंदर मूवमेंट है तो ये रिप्लेस करती है सैचुरेटेड लेयर विद द अनसैचुरेटेड लेयर। और अगर अनसैचुरेटेड लेयर है बेटा तो विच हैज़ अ ग्रेटर कैपेसिटी ऑफ अब्सॉर्बिंग मॉइस्चर। ठीक है ना, वो ज़्यादा अब्सॉर्ब करेगी क्योंकि वो अनसैचुरेटेड है ना, उसके अंदर मॉइस्चर नहीं है। तो यहाँ किसके ऊपर, मूवमेंट ऑफ एयर पर भी डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ग्रेटर द मूवमेंट ऑफ एयर, ग्रेटर इज द इवापोरेशन। मतलब जितना ज़्यादा आपकी मूवमेंट होगा, इवापोरेशन है वो भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा उतना ही एयर सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट होगी, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, और क्षमता बढ़ जाने पर बेटा आपके वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। ठीक, ये था बेटा आपके क्या वो फैक्टर्स। ठीक है ना, जो आपके इफेक्ट डालते हैं, डिटरमाइन करते हैं किसकी, रेट ऑफ इवापोरेशन को। बहुत सिंपल और आसान है, सीधा सीधा याद रखना है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा। अब आपको थोड़ा सा इसको ध्यान करना पड़ेगा कहाँ ज़्यादा होगा टेम्परेचर। ठीक, फिर ड्राइनेस ऑफ एयर जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ इवापोरेशन। देखो ये दोनों सीधे सीधे हैं, ये ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा। अब थोड़ा अलग है, क्लाउड्स अगर होंगे तो आपका रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, क्लियर स्काई। आप ये भी डाल सकते हैं इसके बजाय, क्लाउड्स बजाय क्लियर स्काई, तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, लर्न करने के लिए, इजी बनाने के लिए। साइज ऑफ वाटर बॉडीज ये भी सिंपल है, जितना ज़्यादा पानी उतना ही ज़्यादा इवापोरेशन, पानी की मात्रा है वाटर बॉडीज। ठीक है, मूवमेंट ऑफ एयर भी हम ऐसे करेंगे कि हवा जितनी तेज या जितना ज़्यादा मूवमेंट गति होगी उतना ही वो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करेगी, और उतना ही ज़्यादा आपकी इवापोरेशन होगा। ठीक, तो ये बेटा आपका एक इवापोरेशन या वाष्पीकरण का टॉपिक कंप्लीट है। अच्छी तरह रीड करना बेटा, अंडरस्टैंड करना। ओके।